देखो, अब जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ बायबैक? क्या होता है बताओ बायबैक? आप लोगों ने सुना होगा वर्ड बायबैक। चैप्टर बायबैक एक सिंपल चैप्टर है, कुछ एक टेक्निकल कैलकुलेशन से कुछ साइमल्टेनियस इक्वेशन भी आएगी, ठीक है ना? बट व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड बायबैक? और क्या समझते हो बताओ बायबैक का मतलब? खुद के शेयर खरीद लेती है ना? मतलब अगर हम बायबैक की बात करते हैं तो तुम लोगों ने एक लॉ के अंदर पढ़ा होगा, बायबैक मतलब होता है वो सिचुएशन जिसमें कंपनी क्या करती है बच्चों, अपने खुद के इक्विटी शेयर परचेज कर लेती है। अच्छा बताओ, बायबैक से कंपनी का कैपिटल बढ़ता है कम होता है? कम होता है। तो बायबैक से कंपनी का कैपिटल क्या होता है? हमेशा कम होता है। अभी सीए की नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था अनिल सिंह ने, सर बायबैक के केस में क्या बायबैक जब कोई कंपनी करती है वो शेयर खरीदना चाहिए क्या हमको? तो मतलब उनसे क्वेश्चन पूछा कि आप बताओ बायबैक को लेकर आपका क्या व्यू है, क्या कोई कंपनी जब बायबैक पे जाती है तो क्या वो शेयर खरीदना चाहिए क्या? टीसीएस का कुछ टाइम पहले बायबैक हुआ था, तो उसको लेकर पूछा कभी भी ऐसी न्यूज आए बायबैक की तो क्या करना चाहिए, शेयर खरीदना चाहिए क्या हमको? तो आप क्या व्यू रखते हो बताओ? खरीदना चाहिए। तो उनने भी ऐसे पूछा क्या व्यू रखते हो, मैंने भी तुम्हारी तरह बोला खरीदना चाहिए, अपन समझते हैं नहीं मार्केट को बहुत ज्यादा। तो फिर उन्होंने हमको समझाया, देखो बायबैक कौन करता है बताओ? कोई कंपनी का बायबैक कौन करता है? नहीं नहीं, बायबैक लेकिन बेसिक आता कहां से है बायबैक? मैं तुमको वही बता रहा हूँ जो उन्होंने बताया था, कैसे होता है बताओ बायबैक? और कौन करता है बायबैक? कंपनी। एक कंपनी के प्रमोटर सोचते होंगे यार एक काम करें, अपने शेयर दोबारा मार्केट से खरीद लेते हैं। अब प्रमोटर रात में सो रहा है, उसको इच्छा हुई यार मैं काम करता हूँ बायबैक करता हूँ। अब बताओ वो प्रमोटर सबसे पहले किसको बताएगा कि बायबैक करना है हमको? बायबैक मतलब कंपनी खुद अपने शेयर खरीद रही है। वो सबसे पहले जाएगा सुबह सुबह, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डिस्कस करेगा। एक कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, उनसे डिस्कस करेगा यार अपन बायबैक कर लेते हैं, ठीक है? अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये न्यूज पता लगी कि बायबैक कर रहे हैं ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब कम से कम 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे कोई कंपनी मान लो, उन सब में न्यूज फैल गई कि बायबैक कर रहे हैं। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जाएंगे किससे मिलने के लिए? सेबी से बताएंगे भाई हमको बायबैक करना है। सेबी से मिलेंगे तो सेबी के ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस है, कम से कम 500 लोग बैठे होंगे, तो न्यूज वापस कितने लोगों में गई? और 500 के आगे वापस कनेक्शन तो होंगे, एक आदमी 2 लोगों को जानते ही होगा, तो उसने वापस कितने लोगों को बताया होगा? अब जैसे धीरे धीरे न्यूज फैलती गई मार्केट में, अपन कंपनी ने अप्रूव किया, जब तक अप्रूवल आया और जब हमको पता लगा तब तक ये सब जगह न्यूज फैल गई। जबकि हमको, अच्छा हमको कैसे पता लगेगा बताओ कंपनी बायबैक कर रही है? और न्यूज कहां से मिलेगी? अपन मनी कंट्रोल देखते हैं, अपन टीवी देखेंगे, तो मनी कंट्रोल तो हर आदमी के पास है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, जब तक ये न्यूज अपने तक पहुंचेगी तब तो न्यूज खत्म हो चुकी, तब तक सब लोग इस कंपनी क्या कर चुके हैं शेयर को, और तब तुम क्या करने जाओगे? तो बेचेंगे कौन? जिसने खरीद ली। तो बायबैक कब करना चाहिए? अब उनसे पूछा, उन्होंने पहले एग्जांपल बताया, तो बोले बायबैक तब करना चाहिए जब उस प्रमोटर के सपने में तुम आ चुके हो, जब उसने सपना देखा था बायबैक का और उस सपने में तुम साथ थे उसके, या प्रमोटर ने उसी रात में तुमको बता दिया कि हम बायबैक कर रहे, तो बायबैक करना चाहिए। वरना जब तक आप बायबैक पे जाते हो ना तब तक ये लोग सब खरीद चुके हैं, और जब आप खरीदोगे तब ये सब लोग बेचने को तैयार है तुमको शेयर। तो बायबैक इज बेसिकली द प्रोसीजर विच इज, ठीक है ये तो एक स्टॉक मार्केट की बात हुई, बट अपन पढ़ते हैं इसकी अकाउंटिंग। बायबैक एक ऐसा सेगमेंट है, बायबैक का मतलब क्या होता है? कंपनी वो सिचुएशन जिसमें खुद अपने क्या खरीद लेती है, इक्विटी शेयर। और जब भी कंपनी बायबैक करेगी तो कंपनी अपने कैपिटल को क्या करेगी? हमेशा कैंसल करेगी। कंपनी कैपिटल क्या करेगी? और सर ये तो हमने पहले भी सीखा हुआ है कि कैपिटल को क्रिएट करने के लिए क्रेडिट करना है, क्लोज करने के लिए क्या करना है बोलो? डेबिट। तो सर जो जर्नल एंट्री करेंगे उसमें कैपिटल हमेशा डेबिट किया जाएगा। लेकिन वापस सवाल ये होता है कि अगर कंपनी बायबैक करने का सोचे तो सबसे ज्यादा बताओ घबराएगा कौन? सबसे ज्यादा कौन घबराएगा? आज जैसे मान लो एग्जांपल समझो,
ऐसा समझो, एक अपन बैलेंस शीट बनाते हैं सिंपल सी। मान लो ये एक बैलेंस शीट है कंपनी की, जिसमें यहां चल रहे हैं सन्ड्री एसेट, ये चल रहे हैं 30 लाख के। इधर है इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख का, रिजर्व एंड सरप्लस ये P&L चल रहा है बच्चों 10 का, और एक चल रहे हैं क्रेडिटर 10 के, और ये कंपनी की बैलेंस शीट है। अब कंपनी के दिमाग में मन आया कि यार एक काम करते हैं, बायबैक करते हैं। बायबैक मतलब कैपिटल कैंसिल करना। बायबैक का मतलब क्या होता है बच्चों? कैपिटल को कैंसिल करना। उन्होंने सोचा यार इस कैपिटल को कैंसिल किया जाए। बोले 2 लाख का कैपिटल अपने को बायबैक करना है। 2 लाख का कैपिटल क्या करना है अपने को? अब आप बताओ, जैसे ही 2 लाख के कैपिटल को बायबैक करोगे क्या हो जाएगा बताओ? आपका जो कैपिटल 10 का है, बोलो वो कितना रह जाएगा? 8 का। तो वो कैपिटल रह जाएगा कितने का? मतलब एक तरह से कैपिटल को, इक्विटी को पैसा लौटा रहे हो। अब इस बैलेंस शीट में बताओ, अगर आप इक्विटी को पैसा लौटाओगे तो सबसे ज्यादा घबराएगा कौन? कौन घबराएगा? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर बोलेंगे ये क्या बात हुई, बोले हमको तो पैसा दिया नहीं और ओनर खुद पैसा लेके जा रहे हैं। आज किसी शादी में जाओ, पता लगे घर वाले पहले ही खा गए खाना, खा लिया, हम तुमको खिलाया ही नहीं, तो तुम बाहर गुस्सा नहीं करो, बोलिए क्या घर वालों ने खा लिया, हमको खिलाया नहीं खाना, है कि नहीं? तो सबसे पहले घबराएगा कौन? तो कंपनी बायबैक में गई तो ये क्रेडिटर घबराए। ये गए सेबी के पास, बोले अरे क्या कर रहे हो, इनको बायबैक अलाउ कर रहे हो? बोले हमको तो पैसा दिया नहीं और ये खुद लोग अपना पैसा लेके जा रहे हैं, कल से कंपनी डूब गई तो हमारा क्या होगा? तो सेबी ने कहा नहीं रुको, तुम्हारे इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट करेंगे। बोले देखो, बायबैक करो कुछ भी करो, हमारी जितनी रिस्क है उतनी रिस्क नहीं चाहिए, मतलब हमारा जो प्रोटेक्शन उतना रहना चाहिए। बोले क्रेडिटर, ये क्रेडिटर को ये श्योरिटी थी कि कंपनी बायबैक करेगी। सेबी ने क्या दिया? श्योरिटी दी, भले ही ये कंपनी बायबैक कर ले तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जो रिस्क कवरेज है तुमको उतना ही मिलेगा आगे जाकर भी, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्रेडिटर ये कहते हैं ठीक है सर, आप इस कंपनी को बायबैक की इजाजत दे दो, लेकिन हमारी ये कंडीशन है कि हमारा रिस्क बढ़ना नहीं चाहिए। ऐसे कल से बायबैक करें हमारा रिस्क बढ़ जाए, हमारा रिस्क मतलब हमारा पैसा डूब नहीं जाए। अगर हमारा पैसा डूब गया तो फिर तो मतलब इनको डिबेंचर क्रेडिटर बनेगा नहीं, जब भी कंपनी इशू करेगी बायबैक करेगी कंपनी जाकर के। तो सेबी अब श्योरिटी देता कैसे? अभी आप मेरे को एक बात बताओ, इस बैलेंस शीट के अंदर तुमको क्रेडिटर की कितना रिस्क कवर आता है? मतलब तुमको दिखता है सर क्रेडिटर इतना तो कवर है रिस्क में, उनको चिंता की बात नहीं, तो आप बोलोगे देखो असेट कितने के हैं? 30 के। क्रेडिटर कितने हैं? ये रिजर्व 10 का है। ये रिजर्व ऐसा है जिसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा रिजर्व है ये? मतलब ये ऐसा पैसा है विच इज फ्रीली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। बोलो बच्चों, ये पैसा ऐसा है जो फ्रीली अवेलेबल है किसके लिए? मतलब ये कंपनी जब चाहे डिविडेंड, इसके ऊपर क्रेडिटर रोक टोक नहीं है। कल से क्रेडिटर ने डिविडेंड क्यों दे रहे हो? अरे भैया ये तो पैसा हमारा फ्री रिजर्व है ना, क्या कोई रोक टोक है? तुमने मेरे को फीस दी, बोले हमारी फीस खर्च कर रहे हो, बोले हमको बता के खर्च करना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो क्रेडिटर का इस वाले पैसे पे कोई रोक टोक नहीं है, कंपनी डिविडेंड दे दस्तक दे कोई दिक्कत नहीं क्रेडिटर को। तो क्रेडिटर को सेबी ने समझाया देखो, कंपनी के पास सन्ड्री एसेट कितने हैं, उसमें 10 तो कंपनी डिविडेंड के फॉर्म में दे सकती है, तो तुम्हारा पैसा ही नहीं, इसको छोड़ दो। तो तुम्हारे पास अभी भी कितना, कंपनी के पास कितना पैसा अवेलेबल है, और तुम्हारी लाइबिलिटी कितनी है? सिर्फ 10 लाख। अब ये समझाया कि यार 20 लाख कंपनी के पास अवेलेबल है और तुमको देने 10 लाख ही है, तो चिंता क्यों करते हो? जितनी तुम्हारी लाइबिलिटी है उसका 2 गुना रिस्क, तो 2 गुना पैसा तो कंपनी के पास पड़ा है ना भाई, जितनी लाइबिलिटी उसका 2 गुना पैसा तो पड़ा है ना, अगर कंपनी रिजर्व डिविडेंड में बांट भी दे तो क्रेडिटर बोलते हैं हाँ सही बात है 2 गुना पैसा तो पड़ा है, लेकिन क्रेडिटर बोलते हैं बायबैक के बाद भी हमारा 2 गुना रहना चाहिए। बोले बायबैक कर दिया और मान लो ये पैसा हमारा रिस्क कम हो गया या रिस्क बढ़ गया, तो हम क्यों रिस्क ले हुए वो पैसा के? भैया किसी और की रिस्क तुम लोगे क्या? आप खुद सोचो, क्या कोई और रिस्क तुम लोगे? नहीं। अब कंपनी ने समझाया, सेबी से क्रेडिटर ने समझाया देखो ये तो अभी की पोजीशन है। अब क्रेडिटर गया, बोले मैं आपको समझाता हूँ, आप गलत हो, सेबी को समझाया। बोले अगर कंपनी बायबैक करेगी तो ये कैपिटल कम होगा,
बिल्कुल कम होगा। अब क्रेडिटर बोलते हैं देखो अभी हमारे पास में जितना कंपनी के पास हमारी लाइबिलिटी उसका 2 गुना असेट है, हम चाहते हैं यही रहना चाहिए। तो ठीक है चिंता मत करो हो जाएगा। अब क्रेडिटर समझाते हैं, क्रेडिटर कोई बीकॉम आदमी था। क्रेडिटर कौन सा आदमी था? बीकॉम। उसने समझाया देखो अगर कंपनी 2 का बायबैक कर ले तो जो कैपिटल है ना वो कैपिटल कितना रह जाएगा, अभी कितना है वो कितना रह जाएगा? बोला 8 ही रह जाएगा वो। और ये 2 अगर कंपनी ऐसे एंट्री करेगी कैपिटल टू बैंक, कितने से करेगी एंट्री बताओ ये? तो यहाँ जो सन्ड्री एसेट है वो भी कितने रह जाएंगे? 28। और पीएनएल कितना चल रहा है और क्रेडिटर्स कितने चल रहे हैं? 10। वो क्रेडिटर बीकॉम वाला आदमी था, बोले आप कंपनी की बैलेंस शीट ऐसे बनेगी। क्रेडिटर उस सीबी वाले को समझा रहा है या आप क्या कर रहे हो, उसको बायबैक अलाउ कर रहे हो, कंपनी की नई बैलेंस शीट ऐसे बनेगी। और जब नई बैलेंस शीट ऐसे बनी तो इस 28 में ये 10 तो बोल रहे हो आप फ्री में अवेलेबल है कंपनी के पास में, इसको तो आप, ये तो मेरा ही नहीं। बोले ये कंपनी ने डिविडेंड देगी तो इस पर तो मेरा रोक ही नहीं है। तो सीबी वाला आदमी समझा हाँ यार बात तो सही बोल रहा है, 28 में से 10 गया तो अब कितने एसेट बचे कंपनी के पास, और इसकी लाइबिलिटी कितनी खड़ी हुई है, तो इसके पास जो कवरेज है, तो क्रेडिटर का रिस्क बढ़ गया ना भाई। पहले 10 लाइबिलिटी के अगेंस्ट एसेट खड़े थे 20 और अब 10 लाइबिलिटी के एसेट खड़े 18, तो क्रेडिटर तो परेशान होना वाजिब बात है। अब क्रेडिटर ने कहा भैया ये तो गड़बड़ कर दोगे आप। बोले मैं तो अलाउ नहीं करूँ। क्रेडिटर ने ऑब्जेक्शन कर दिया, डिबेंचर होल्डर होल्डर सबने ऑब्जेक्शन कर दिया, बायबैक बायबैक अलाउ नहीं करेंगे। अब वो सीबी वाला आदमी था, उसने कहा रुको मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं एक रूल, तो एक काम करते हैं बायबैक तो कंपनी को आप मना नहीं कर सकते हो, ये लीगल प्रोसीजर कंपनी को जाना ही पड़ेगा। बोले काम करते हैं ये जो प्रॉफिट है ना ये 10 कंपनी के पास फ्रीली अवेलेबल है ना, तो एक काम करते हैं कंपनी को बोलते हैं इस प्रॉफिट में से कंपनी 2 अलग कर दे, 2 रुपए कंपनी अलग कर दे। कि बायबैक का जो सोर्स है वो कहां से होगा? क्रेडिटर सिंपल पूछ रहे हैं भैया बताओ पैसा आएगा कहां से, ये तो हमारा पैसा दे रहे हो आप। बोले इक्विटी वाला पैसा ही तो ना उनका। आज आप बताओ ये 10 जो अवेलेबल डिविडेंड के लिए बोला वो ब्लॉक करो, उसमें से दो पैसा। तो 1:30 बजे होगा। तो क्रेडिटर ये बोलते हैं कि आप हमारा पैसा कैसे दे सकते हो उनको। बोले उनका जो 10 ये जो रिजर्व है इसको दो ना। बोले ये भी डिविडेंड में खाए हमारा पैसा ले जाए बायबैक में। तो सेबी ने बात समझी, बोले हाँ हम यही बता रहे हैं आपको। बोले अपन एक काम करते हैं, एक रूल बना देते हैं। रूल ये बनाते हैं कि अगर कंपनी कभी भी बायबैक करेगी तो असेट तो इधर कितने दिखेंगे, कैश कम हुआ, कैपिटल कितना दिखेगा 8 का, और ये जो पीएनएल है वो कितना कर दें 8। 2 लाख आए कहां से? प्रॉफिट। भाई वो प्रॉफिट लो जो फ्रीली अवेलेबल है आपके पास में। अच्छा आपने कोई सरकार के लिए रिजर्व बना रखा है, सरकार ने बोला था कि एक्सपोर्ट का रिजर्व बनाओ तो ही आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा 5 साल तक, तो क्या वो यूज कर लोगे क्या? कैसे, वो तो सरकार का पैसा, आपका थोड़ी ना पैसा वो। प्रॉफिट वही यूज कर सकते हो जो फ्रीली अवेलेबल है, किसके लिए? डिविडेंड के लिए। तो सरकार ने, सेबी ने बोला देखो एक काम करते हैं ये प्रॉफिट 10 की बजाय कितना कर देते हैं उसका 8, और उसको बोलते हैं भैया इस प्रॉफिट में से कुछ अलग पैसा निकालो, क्योंकि आप एक तरह से कैपिटल को तोड़ रहे हो। भाई कैपिटल तोड़ना ही तो हुआ। अच्छा बताओ रिडेम्पशन वर्ड का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट। डिबेंचर रिडेम्पशन करते हो, डिबेंचर को रीपे, यहाँ इक्विटी को रीपे कर रहे हो। तो बोला आप एक काम करो एक नया अमाउंट अकाउंट बनाओ, किस नाम से? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडीम क्या नाम दिया, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। बोले वो ब्लॉक कर दो पैसा। बोले वो ब्लॉक करके रखो, तो उसमें कितना डाल दो 2, और अब क्रेडिटर्स कितने खड़े हो गए मेरे 10। अब क्रेडिटर ने शांति ले ली, बोले बोले ये 2 तो अवेलेबल नहीं है। बोले नहीं 2 अवेलेबल नहीं है, चिंता मत करो। बोले 2 का और कोई यूज है वो अपन देखेंगे, वो आगे पढ़ेंगे। बट क्रेडिटर को समझाया देखो इस 28 में से अब कंपनी के पास कितना पैसा है डिविडेंड के लिए, सिर्फ 8, तो कितना बचा कम तुम्हारे लिए 20, तुम्हारी लाइबिलिटी कितनी है 10, तो देखो वापस 2 टाइम्स हो गया। तो बोले चिंता मत करो, घबराया मत करो। अब क्रेडिटर बड़े खुश होके गए।
तो इसका मतलब ये हुआ जब भी कंपनी बायबैक करती है तो जितना वो कंपनी बायबैक करेगी उतना कंपनी को क्या क्रिएट करना पड़ेगा, कहां से, फ्री रिजर्व से। अब फ्री रिजर्व जनरल रिजर्व भी हो सकता है, पीएनएल भी हो सकता है, या क्वेश्चन बोले कुछ और फ्री रिजर्व तो वो भी हो सकता है। पैसा आएगा कहां से भैया? भाई आज मान लो मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है तो पुरानी सेविंग तोड़ूंगा, पैसा आएगा वहीं तो होगा। तो ये बात हुई, कंपनी ने पुरानी सेविंग तोड़ दी, कंपनी ने अपने प्रॉफिट में से सीआरआर में डाल दिया। लेकिन अब बताओ, मैं बोलूं नहीं मेरे को तो प्रॉफिट नहीं तोड़ना। आज मान लो मेरे को, मैंने कहा टीवी खरीदना है, अब टीवी खरीदने का सोर्स क्या होगा बताओ? या तो खुद की सेविंग तोड़ूं या मार्केट से पैसा कहीं से आए। तो अब कंपनी ने बोला नहीं भाई हम तो सेविंग तोड़ना नहीं चाहते, अब जैसे हमको नहीं तोड़नी सेविंग, तो नहीं तोड़नी, तो क्रेडिटर ने कहा नहीं तोड़नी तो कैपिटल को रीपे कर रहे हो तो नया कैपिटल लेकर आओ। फिर बोले अगर आप बोलते हो हमको इस रिजर्व को नहीं तोड़ना है, मैं बोलूं मेरे को सेविंग भी नहीं तोड़नी और टीवी भी लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, कहीं से पैसा लाना पड़ेगा ना। तो बोला या तो क्या करो फिर, फ्रेश इश्यू करो। तो अब बायबैक कंपनी कहां से कर सकती है बच्चों? या तो कंपनी बायबैक कहां से कर सकती है, और ये दोनों सोर्स से कंपनी बायबैक, इसके अलावा कंपनी के पास बायबैक का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अब फ्रेश इशू किसका? हमने कहा कंपनी का, ठीक है चलो फ्रेश इशू कर लेते। तो फ्रेश इशू क्या, मान लो लोन का, बोले चलो लोन से पैसा ले लेते। डिबेंचर ने कहा हम क्यों दें पैसा बायबैक के पीछे, बोले अपने कैपिटल तोड़ रहे हो, हम उधार क्यों लेना, कहना उधार लेके और बायबैक कर रहे हो। भाई उधार ले रहे हो तो आपकी लाइबिलिटी तो और बढ़ रही है ना। तो बोले नहीं लोन नहीं, फ्रेश इशू किसका कर सकते हो सिर्फ। तो बायबैक जब भी करोगे हमेशा एक बात ध्यान रखना, बायबैक कैन बी डन ईदर फ्रॉम और फ्रॉम फ्रेश इशू किसका। अब शेयर्स में बच्चों प्रेफरेंस भी हो सकते हैं और वो दोनों अलाउ कर दिया। बोलो ये बात समझ आई? बस ये इस चैप्टर का मेन निचोड़ है कि जब भी बायबैक करोगे, बायबैक कंपनी के सेक्शन नंबर 68 से कवर्ड है, और जब भी कंपनी बायबैक करेगी बायबैक कैन बी डन आउट ऑफ विच रिजर्व, रिजर्व और ऑफ शेयर्स। आई बात समझ? अब तुम लोगों ने 12th क्लास को, मैं अपन वापस फ्लैशबैक में जाते हैं, एक सेक्शन नंबर 52 पढ़ा था, यूसेज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम का कुछ यूज होता था। सिक्योरिटी में समझते हो ना, जब फेस वैल्यू से ऊपर पैसा आता है तो प्रीमियम में जाता है। मान लो एक शेयर 10 रुपए का अपन ने इशू किया 30 रुपए पे, तो 20 रुपए प्रीमियम में जाता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूसेज था, उसमें अगर आप याद करो तो एक यूज होता था कि द कंपनी कैन यूज सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है दैट कैन बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ बाय, वो फ्री रिजर्व में ही जाएगा। बोलो आई बात समझ में? कोई डाउट? ठीक है देखो अपन पढ़ते हैं एक बार चैप्टर। हाँ नहीं सेम है, अकाउंटिंग मॉडल सेम है। हाँ फ्रेश इशू वही है, फॉलो ऑन पब्लिक इशू मतलब आईपीओ के बाद अगर कंपनी इशू है तो एफपीओ कहलाता है वो। तो बायबैक पॉइंट ऑफ व्यू सेम है वो। यूटिलाइजेशन अलग अलग है बट कंपनी के पास कैपिटल लॉस क्रिएट हो गया ना। नहीं नहीं, तो कैपिटल बढ़ा दिया ना आपने, कैपिटल बढ़ा दिया ना भाई, कैश पैसा आ गया ना भाई। 30 से 28 हुआ तो वापस उधर पैसा भी तो बढ़ गया, बुक्स में पैसा बढ़ गया ना आपके पास में। तो क्रेडिटर क्रेडिटर कहाँ तकलीफ है भाई? अगर मैं कहीं से पैसा ला करके काम कर रहा हूँ तो कहाँ दिक्कत है, मैं कमा के दे रहा हूँ ना, मैं लोग पैसा डाल रहे हैं मेरे को तो वहां से कर रहा हूँ ना मैं। देखो अपन अभी करते हैं, समझ में आएगा। देखो एज पर सेक्शन 68 ऑफ द कंपनी, बायबैक ऑफ शेयर्स कैन बी मेड आउट ऑफ इट्स और प्रोसीड ऑफ एनी शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। आगे पढ़ें। द बायबैक इन एनी फाइनेंशियल ईयर shall not exceed 25% of its total paid up capital। ये कंडीशन है कि बायबैक मैक्सिमम कितना कर सकते हो, 25। ये तुमने कंपनी लॉ में पढ़ी भी होगी अगर बायबैक पढ़ा है आपने तो, या अभी आ जाएगा है कि नहीं मेरे को नहीं पता।
बायबैक कैन बी शुड नॉट एक्सीड, किससे ज्यादा नहीं हो सकता, 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल इन दैट फाइनेंशियल ईयर। आगे बढ़ते हैं। There shall be minimum gap of 1 year in buyback offer from the date of closure of previous buyback। मतलब पिछले बायबैक से 1 साल का गैप होना चाहिए। ऐसे हर 2 महीने बायबैक कर रहे हो, ऐसा नहीं, 1 साल मिनिमम गैप आपको लेना पड़ेगा। द रेशियो, ये अपन आगे पढ़ेंगे, डेट इक्विटी वाला, ठीक है, ये भी मैं बता देता हूँ। द रेशियो डेट ओड बाय कंपनी इज नॉट मोर देन ट्वाइस द कैपिटल आफ्टर सच बायबैक। ठीक है ना, ये अपन अभी आगे पढ़ेंगे तब मैं समझा दूंगा। बोलो, अभी ये स्टार्टिंग के 4 पॉइंट समझ आए? ठीक है, देखो। Buyback of share means purchase of its own share by a company. When a shares are bought back, they have to be cancelled by the company. क्या करना पड़ेगा कंपनी को? कैंसिल करना पड़ेगा। The share buyback result in decrease in share capital of the company. Buyback जब भी कंपनी करेगी तो क्या कम होगा? कंपनी का कैपिटल। A company cannot its buy share for the purpose of investment. अब ये कंडीशन ध्यान रखना, कंपनी शेयर खरीद किस ले सकती है? कंपनी ने खरीदा और इन्वेस्टमेंट कर दिया? नहीं, आपको कैपिटल कैंसिल करना ही पड़ेगा। प्रमोटर ने खरीद के अपने पास रख दिया तो इसका मतलब तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ाना चाह रहे हैं, तो कैपिटल कैंसिल करना पड़ेगा आपको, ये कंडीशन है कंपनीज एक्ट की। ठीक है ना, वरना प्रमोटर खरीदते जाएंगे तो पब्लिक का स्टेक खत्म हो जाएगा ना, फिर तो प्राइवेट कंपनी में चली जाएगी वो। तो आपने खरीदा तो कैपिटल आपको इमीडिएट कैंसिल करना पड़ेगा। अब मैं ना इसमें यहाँ एक चीज बताता हूँ, तुम ये चीज ध्यान रखना, जहां भी कैपिटल कैंसिल कंडीशन आएगी वहां पे सीआरआर बनेगा। जैसे अभी आप लोगों का एक चैप्टर हट गया, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब वो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट यहाँ आएगा, बट आप सिर्फ समझो, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बोलो, कैपिटल कैंसिल होता है नहीं होता है? भाई प्रेफरेंस शेयर कोई भी रिडेम्पशन कर रहे हो तो कैंसिल होगा ना, तो सीआरआर बनाना पड़ेगा। तो जहां कैपिटल कैंसिल होगा वहां पे सीआरआर बनाना ही पड़ेगा। अब पढ़ते हैं। A company having sufficient cash may decide to buy back its own share. The following may be the advantage of buyback। अब ये एडवांटेज तो ठीक है अपने काम के नहीं है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी जरूरत नहीं है ना, अदर पढ़ते हैं अपन। ये काम का नहीं है, एग्जाम में आता भी नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, बायबैक के क्या एडवांटेज है ये, ठीक है। नाउ द कंपनीज एक्ट परमिट बायबैक एंड ओन शेयर एंड अदर सिक्योरिटी आउट ऑफ। ठीक है, अब कहां से परमिट करती है, एक बार फिर भी इन पॉइंट्स को रीड कर लेना। अभी नया सिलेबस में पता नहीं क्या होता है, बट रीड कर लेना एक बार, है ना, क्या एडवांटेज है बायबैक के, सिंपल पढ़ लेना। आगे पढ़ते हैं। द कंपनी एक्ट परमिट कंपनी टू बाय बैक आउट ऑफ। अब कंपनी कहां से बाय बैक करेगी? या तो कंपनी कहां से बाय बैक करे, या फिर या प्रोसीड ऑफ एनी शेयर, और ये क्या है, सोर्स ऑफ बायबैक। दीज आर द सोर्स ऑफ बायबैक। ये सब ठीक है, ये काम का नहीं है। आगे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बायबैक ऑथोराइज बाय आर्टिकल। अब ये पॉइंट और पढ़ लो। नो कंपनी शैल परचेज इट्स ओन शेयर अनलेस बायबैक इज ऑथोराइज बाय इट्स आर्टिकल। कंपनी का आर्टिकल एसोसिएशन बोलना चाहिए, बायबैक तभी अलाउ करेंगे। A special resolution is passed in general meeting of the company authorizing the buyback। अब कंपनी का रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। आगे देखते हैं। However, the above provision do not apply where the buyback is 10% or less than paid up capital plus free reserve and is authorized by board resolution passed at convened meeting। Hence, in case the buyback is up to 10% of paid up equity plus free reserve, the same may be done with authorization of board resolution without a necessary being authorized by article of company and by special resolution। मतलब यही बोल रहा है, इस पूरे थ्योरी का जस्ट ये है कि अगर कंपनी बायबैक मैक्सिमम 25% कर सकती है, उसके लिए कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर बायबैक का लिमिट 10% या उससे नीचे है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रेजोल्यूशन से भी कंपनी जा सकती है। ठीक है ना, मतलब बायबैक का लिमिट, ये थ्योरी पॉइंट है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ काम नहीं है, बस ध्यान रखना। अगर बायबैक 10% या उससे नीचे है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रेजोल्यूशन से भी कंपनी बायबैक कर सकती है, उससे ऊपर है तो स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी को पास करना ही पड़ेगा। आगे देखो, ये ठीक है, ये अपन बाद में देखते हैं सारे पॉइंट। चलो आप कॉपी ओपन करो, लिखो आप बायबैक, लिखो बेसिक, लिखो आप बायबैक के अंदर। लिखो आप, द बायबैक मीन्स the situation when the situation when the company bought back the situation when company bought back its own shares and the capital cancel the capital whenever shares are bought back
whenever shares are bought back, sum equal to face value bought back, sum equal to face value bought back must be transferred to CRR. इस पर अंडरलाइन करना, फेस वैल्यू बॉट बैक, सम इक्वल टू फेस वैल्यू बॉट बैक मस्ट बी ट्रांसफर टू CRR फ्रॉम फ्री रिजर्व्स, फ्रॉम फ्री रिजर्व्स. नेक्स्ट वन लिखो, फॉर बायबैक, फॉर बायबैक a special resolution need to be passed, a special resolution need to be passed comma, however when, however when however when buyback is 10%, buyback is 10% or less than 10%, 10% or less than 10% of paid up capital and free reserve, of paid up capital and free reserve, the special resolution need not be passed. Need not be passed. अब नेक्स्ट लाइन में लिखो, the buyback can be done only for those shares, the buyback can be done only for those shares which are fully paid up. ये अंडरलाइन कर लेना इस लाइन पे, which are fully paid up, can be done only for those shares which are fully paid up. अब fully paid up समझे? मान लो कोई शेयर पार्टली पेड अप है, 10 का शेयर 8 रुपए आए, तो उसको पहले फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा, ठीक है ना. मान लो 10 का शेयर है, 8 रुपए आए, कितने रुपए आने बाकी है, तो फुल्ली पेड अप पहले बनाना पड़ेगा उसको. तो लिखो आप, इन केस द शेयर इज पार्टली पेड अप, in case the share is partly paid up, then it need to be converted, then it need to be converted to fully paid up for the purpose of buyback, for the purpose of buyback. तो बायबैक के लिए उसको फुली पेड अप बनाना ही पड़ेगा. बोलो आई बात समझ में, कोई डाउट? ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट लाइन में जर्नल एंट्रीज, लिखो जर्नल एंट्रीज. फर्स्ट लिखो, टू मेक partly paid up share fully paid up, equity share final call account debit. ये तो सिंपल एंट्री है, सबको आइडिया होगा इस एंट्री का ना, सिंपल फाइनल कॉल की एंट्री करी, और फिर बैंक टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल. थोड़ा तो फटाफट लिखना है इन एंट्रीज को, है ना. to make partly paid up share fully paid up, final call to capital and bank to capital. First, second,
टू रियलाइज इन्वेस्टमेंट। अब मान लो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कंपनी पैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट बेचे, पैसा नहीं है कंपनी के पास में, असेट है, लैंड पड़ा हुआ है, कैश नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट बेच दिया कंपनी ने। ये क्या आपको केस हर जगह मिलेगा, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट बेचे, लॉस है तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट, टू इन्वेस्टमेंट, और प्रॉफिट है तो टू पी एंड एल, प्रॉफिट। नेक्स्ट, टू इशू प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए अपन ने, नॉर्मल बेसिक ट्वेल्थ की एंट्री था ना, बिल्कुल सिंपल एंट्री है, कैपिटल, बैंक टू कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। नेक्स्ट, टू कैंसल द शेयर्स बॉट बैक, शेयर कैंसिल करना जो खरीदे। तो लिखो आप, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट, इसको ऐसे कर दो, तो इक्विटी शेयर, ये तो पैसा ड्यू रखने की एंट्री हुई, और ये पे करने की एंट्री हुई, है ना। अच्छा, इसमें ना एक पॉइंट ध्यान समझना, ये एंट्री का थोड़ा पॉइंट समझ लेना, कैपिटल और प्रीमियम, मान लो फेस वैल्यू 10 रुपए, और लेट से अपनी जो अपन ने बायबैक किया वो प्राइस 30 रुपए। अब कंपनी की बुक्स में फेस वैल्यू कितनी चल रही है, मतलब कैपिटल कितने रुपए का चल रहा है, और कंपनी बायबैक कर रही है मान लो 30 रुपए पे। अब बताओ, कैपिटल कितना चल रहा है बुक्स में, बट आप बायबैक तभी तो करोगे जब आपको थोड़ा पैसा अच्छा मिले, और मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है, कंपनी ऑफर दिया 30 रुपए बायबैक करेंगे। अब 10 के शेयर को बताओ बायबैक कितने पे कर रहे हो, तो कितने रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, 20 रुपए। तो अब ये जो 20 रुपए एक्स्ट्रा हुआ ये तो क्या है अपना प्रीमियम, और ये जो 10 रुपए ये क्या है अपना फेस वैल्यू, और ये 30, इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक 30 रुपए। समझे बात को। तो जो आप प्रीमियम दे रहे हो दैट इज अपार्ट फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल अलग कैंसिल किया, प्रीमियम जो एक्स्ट्रा पे किया आपने, ठीक है ना, और वो इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक। अगला लिखो, अब ये जो प्रीमियम का पैसा है, ये जो प्रीमियम का पैसा है, देखो फ्री रिजर्व को तो आप कहीं भी यूज कर सकते हो, उसके ऊपर कोई, तभी तो नाम फ्री है, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो प्रीमियम, आपने प्रीमियम खर्चा बुक किया तो चार्ज कहां से करोगे, कोई ना कोई सोर्स तो होना चाहिए ना, तो फ्री रिजर्व से चार्ज करो उसको। ठीक है, तो लिखो आप, फॉर प्रोवाइडिंग द प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम प्रोवाइड करने के लिए। देखो एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल पीएनएल कर देना, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट,
ये क्लोजिंग एंट्री है ना, ऊपर प्रीमियम खर्चा बुक किया, उसको खत्म कर दिया यहाँ पे जाकर के। जनरल रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन बायबैक, ये एंट्री समझे आप? ये फ्री रिजर्व था भाई, जनरल रिजर्व वापर लिया अपन ने, डेबिट किया। सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने अभी बताया, इट कैन बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक, है ना। जनरली क्या होता है सिक्योरिटी प्रीमियम मैं एक एंट्री और दिखाता हूँ, फिर एक पॉइंट और बताता हूँ। ये नोट कर लिया आपने, एक और लिखो। अब ये तो किसका पैसा प्रोवाइड किया अपन ने, इस 30 में से किसकी अपन ने व्यवस्था कर दी, 20 की। अभी और किसकी व्यवस्था करना बाकी है, 10 की। तो लिखो नेक्स्ट, फॉर ट्रांसफर टू सीआरआर। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल पीएनएल कर दो टू सीआरआर, या और भी कोई फ्री रिजर्व है तो, है ना, क्वेश्चन बता सकता है और भी कोई फ्री रिजर्व हो तो, टू सीआरआर, फॉर ट्रांसफर टू सीआरआर। अच्छा यहां एक चीज ध्यान रखना, सीआरआर सिर्फ फेस वैल्यू से ही बनेगा। देखो ये गड़बड़ मत कर देना, आपने बायबैक की प्राइस ऑफर क्या करी, आपके शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, आपने प्राइस कितनी ऑफर करी, 10 के शेयर के बदले में ऑफर कितना किया, तो 30 रुपए का सीआरआर नहीं बनेगा। सीआरआर सिर्फ किसका बनेगा, फेस वैल्यू का। गेटिंग माय पॉइंट, जो बाकी 20 रुपए वो प्रीमियम अपना खर्चा है उससे राइट ऑफ हो जाएंगे। अब यहां एक पॉइंट समझना मेरा, सिक्योरिटी प्रीमियम का अगर आप यूसेज देखोगे तो आपको सेक्शन नंबर 52 ये बोलता है, इट कैन बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ। देखो आप एक बहुत सिंपल लॉजिक समझो, आज जैसे मान लो, आप ऐसा समझो, आपने, आपके फादर मदर ने आपकी एजुकेशन के लिए कोई फंड सेव किया, ठीक है, ये सोचा कि ये पढ़ेंगे लिखेंगे, इनके लिए कुछ पैसा जमा पूंजी कर लो। अब पैसा जमा कर दिया, मान लो 5 लाख रुपए का फंड है और उसका नाम बना दिया एजुकेशन फंड। तुम्हारी शादी वादी होगी, उसके लिए 10 लाख रुपए जमा कर दिए, बोलो उसका नाम बता दिया मैरिज फंड, ठीक है। और कुछ ऐसा फंड है जो उन्होंने फ्री का अपने पास रख दिया, बोले इसका जब इमरजेंसी आए तो यूज करेंगे, मान लो वो है 7 लाख का। अब मान लो तुमने शादी भाग भाग के कर ली, तुमने शादी का मौका ही नहीं दिया पेरेंट्स करने का, ठीक है ना, तुमने कहीं भाग भाग के शादी वादी कर ली। अब भाग के शादी करी तो बताओ वो फंड तो अनयूटिलाइज रह गया। लेकिन तुमको शादी का पता लगा पढ़ाई लिखाई थी नहीं, बीवी डंडे मारती थी, तो बोला पढ़ाई लिखाई करो। अब पढ़ाई लिखाई करनी है, पैसा कहाँ से लाओ, वापस पेरेंट्स को बोला पैसा चाहिए पढ़ाई के लिए। अब मान लो 8 लाख रुपए की जरूरत थी, तो कौन सा फंड सबसे पहले यूज करो, एजुकेशन फंड, उसका पता है ना। और मान लो वो आपने जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, आप हर टाइम कुछ धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते थे, तो आपने जहाँ इन्वेस्टमेंट किया, जैसे मान लो सरकार को स्कीम में इन्वेस्ट किया, जैसे गवर्नमेंट की एक योजना चलती है सुकन्या समृद्धि योजना, तो वो गर्ल के लिए चलती है, 18वें साल में मिलेगी उसको। तो इसका पर्पज ही एजुकेशन था, वो और कहीं यूज नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्टेड पर्पज है, बोला एजुकेशन या उनके और आगे के एजुकेशन पर्पज ही होगा इसका जहां आपने इन्वेस्ट किया। अब बताओ 8 लाख रुपए में क्या ये वाला पैसा यूज करोगे क्या, क्या 8 लाख रुपए अगर अपने को जरूरत है तो क्या इस पैसे को यूज करेंगे क्या? सात, एक काम करें 7 लाख यहाँ से अपना ले लें और 1 लाख यहाँ से ले लें, ऐसा करोगे? बोलोगे सर 5 लाख पहले यहाँ से लो और 3 लाख यहाँ से लो, ऐसे ही करोगे ना भाई, जिसका रिस्ट्रिक्टेड यूज है उसको पहले खत्म करोगे ना। उसी तरह सेक्शन नंबर 52 ने क्या बोला है, सिक्योरिटी प्रीमियम का रिस्ट्रिक्टेड यूज है, उसके लिए 5 कंडीशंस है कि आप या तो प्रीमियम पे दे दो, आपने पढ़ी भी है 12th क्लास में। वो कंडीशंस अगर अपनी कहीं पूरी हो रही है तो पहले बहुत सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को यूज करें ना, फ्री रिजर्व को यूज क्यों करें? तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी बायबैक कर रहे हो, क्वेश्चन में कोई बोलेगा नहीं, लेकिन मान सिक्योरिटी में पैसा पड़ा हुआ है और फ्री रिजर्व भी पड़ा हुआ है, अगर आप प्रीमियम की बजाय किसको वापर लेते हो, फ्री रिजर्व को,
तो बैलेंस शीट तो आपकी मैच कर जाएगी, बट वो गलत तरीका है। जब क्योंकि प्रीमियम का यूज रिस्ट्रिक्टेड है, पहले खत्म प्रीमियम को करो। अब जनरली होता क्या है, कंपनीज एक्ट तो ये कहता है कि बायबैक पर्पस के लिए आप किसको यूज कर सकते हो, सिक्योरिटी यूज कर लो आप। लेकिन अपना जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल है और जितने भी सजेस्टेड आंसर है, वो क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम को सिर्फ प्रीमियम ऑन बायबैक के लिए यूज करते हैं, वो फेस वैल्यू के लिए यूज नहीं कर रहे हैं कहीं भी। आप मेरी बात समझे? वो आप करोगे तो भी गलत नहीं है, बट जनरली जो अपने सजेस्टेड आंसर्स हैं, आप देखो मैंने ऊपर एंट्री लिखा है ना, तो यहाँ प्रीमियम नहीं लिखवाया मैंने। और जैसे मान लो अगर अपन 30 रुपए का रीपेमेंट कर रहे हैं, कितने का रिडेम्पशन कर रहे हैं अपन, तो 30 रुपए में से 10 रुपए की तो क्या थी बोलो, और 20 रुपए क्या दिया था अपन ने, प्रीमियम। तो आप, कंपनी तक तो ये बोलता है कि 30 रुपए के लिए किसको वापर सकते हो, फिर किसको यूज करो। बट जनरली अपने जो सजेस्टेड सॉल्यूशन है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम को सिर्फ इसके लिए यूज कर रहे हैं। तो आप भी जितने भी क्वेश्चन है उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम को मेन प्रीमियम के लिए यूज करना। बाकी ये जो सीआरआर बनेगा वो कहां से बनाना, हमेशा फ्री रिजर्व से। बोलो आई बात समझ में आपको? वापस समझाऊं? कोई कंफ्यूजन इस पॉइंट में? पूरा क्लियर है? तो बताओ, बायबैक का मतलब क्या है, कंपनी क्या कर रही है, अपने कैपिटल को कम कर रही है। और जब भी कंपनी बायबैक करेगी, अ सम इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स व्हिच आर बॉट बैक, अ सम इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स व्हिच आर बॉट बैक वुड बी ट्रांसफर टू व्हिच अकाउंट, सीआरआर। सीआरआर क्या आप कहीं भी यूज करते हो क्या, सीआरआर विल हैव यूजेज, फ्रॉम व्हिच अकाउंट सीआरआर विल बी क्रिएटेड, सीआरआर अकाउंट क्रिएट होगा जो अमाउंट अवेलेबल है किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए। अच्छा बताओ, सिक्योरिटी प्रीमियम को बायबैक यूज कर सकते हो? हाँ कर सकते हो, बट अपन लोग जनरली क्या करेंगे, प्रीमियम वाला जो अमाउंट है वो सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करेंगे, और जो सीआरआर बनाएंगे हमेशा फेस वैल्यू से ही बनाएंगे। अच्छा अब मान लो सीआरआर में कितना ट्रांसफर करना है, तो लिखो आप नेक्स्ट लाइन में लिखो, देखो अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर इक्वल टू, देखो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट बैक माइनस फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड, अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर। बोलो यहां तक किसी को भी दिक्कत? क्वेश्चन करते हैं।